Oppo Edge 50 Pro। इसमें एक खुफिया सेटिंग है, पता है? आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हो तो यहाँ पर एक चीज बोलता है एवरीथिंग सीम्स गुड बट नथिंग इज गुड एट ऑल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस फोन को यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है। आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या मोटोरोला वालों को सुधारनी चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा A to Z। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इस फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली आपको आकर्षित करेगा क्योंकि मेटेलिक फ्रेम मिलते हैं और हमारे पास ये पर्पल कलर है, कुछ इस टाइप का, दिखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन पीछे वेगन लेदर आता है और लेदर है तो भैया यहाँ पर गंदगी लगती है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा अभी गंदा हो गया ये फोन। बट एक चीज अच्छी है कि IP68 की रेटिंग मिलती है, तो पानी में रगड़ के भाई साहब रिन से धो दो, फिर दोबारा चमकान आ जाएगी वापस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है क्योंकि पानी पे वारंटी क्लेम नहीं होता। एंड इसका कैमरा कटआउट ना बिल्कुल यहाँ पर एम्बेडेड, आप देख सकते हैं, बिल्कुल वेगन लेदर के फिनिश के साथ ही जा रहा है, अलग से कुछ कटआउट नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में पूछा था कि भाई साहब ये वाला सेंसर क्या है, तो ये शायद टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है। ये बेसिकली पोर्ट्रेट मोड और बेटर लेने के लिए, कितना डिस्टेंस है, अच्छे से सारी चीजें हैंडल करने के लिए यूज होता है। आई थिंक सो, जहां तक मुझे पता है। बाकी किसी को पता है इसके बारे में डिटेल तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके साथ जो केस मिला था ना, वो साइड से प्रोटेक्ट नहीं करता और ये भी अब काला होने लगा। तो अच्छा खासा एक केस ले लेना क्योंकि फोन आता है भाई साहब कर्व डिस्प्ले के साथ। और कर्व डिस्प्ले की एक अच्छी बात और बुरी बात दोनों ये है कि गिरता है तो साइड में इंपैक्ट सबसे पहले पड़ते हैं और टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और टूटेगा इतनी जल्दी नहीं क्योंकि वेगन लेदर की वजह से आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है, बैक भी कर्व्ड है, फ्रंट भी कर्व्ड है, तो पकड़ने में अच्छा फील आता है। फ़ोन बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है लेकिन लंबा ज़रूर है, तो इसी चक्कर में आप एक हाथ से इसे यूज़ नहीं कर सकते, दो हाथ लगाने ही पड़ेंगे, इतना छोटा फ़ोन नहीं। और फ़ोन पतला है तो समझ गए होगा कहीं ना कहीं कटौती की गई है। तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है और वेट भी अप्रॉक्स इसका 187 ग्राम है, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा हाथ में। बट बैटरी की कटौती करना ये सही विकल्प था कि नहीं था, ये तो आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक आपको वीडियो मज़ा आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो नीचे फॉलो, यहाँ सब्सक्राइब होता है, तो सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ पर दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो। ऐसे और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट हम लेके आते रहेंगे। और ऊपर से पिछली वीडियो में बताया था, जो इसके साथ पहले से एक टेम्पर्ड ग्लास छोटा सा पतला वाला आता है, वो भाई साहब किसी काम का नहीं है। उसको दुकान वाले से भी लगाओगे तब भी कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। तो एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास, UV ग्लास जो आते हैं कर्व डिस्प्ले के लिए, वो लगवा लेना। और इस फोन में 2 सिम लगा सकते हो, SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही स्टोरेज इतना ले लीजिए कि बाद में दिक्कत ना हो। तो स्टोरेज की बात की है तो 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट आपको 28,000 तक ऑफर्स वगैरह लगा के मिल जाएगा। और इसमें एक और वेरिएंट आता है 12GB रैम 256GB वाला, वो आपको 33-34,000 तक मिलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा सेंस 8GB वाला बनाता है क्योंकि 34-35 हज़ार में और बेटर फ़ोन मिल जाते हैं। जैसे iQOO Neo 9 Pro हो गया, OnePlus 12R भी आ जाता है थोड़ा प्राइस बढ़ा के, Nothing Phone 2 हो गया। और दोनों वेरिएंट में एक और डिफरेंस है कि 12GB रैम वाले में आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है और यहाँ पर 68 वॉट का। ऑल्दो ये भी 120 वॉट को सपोर्ट करता है लेकिन चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। अरे इस फोन में ना आपको 3 माइक मिल जाते हैं। क्या ये डिफरेंस क्रिएट करता है? डेफिनेटली थोड़ी बेटर क्वालिटी सामने वाली पार्टी को जाएगी और क्रिस्टल क्लियर जाएगी। इसका एग्जांपल Nord CE4 के साथ मैंने कंपेयर किया था जिसमें 2 माइक है। जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये मोटोरोला से सुन रहे हो, कितना इसके 3 माइक डिफरेंस क्रिएट करते ही आपको आइडिया मिल गया होगा। लेकिन अभी जो आवाज आ रही है Nord से आ रही है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और स्पीकर की बात करें तो लाउड है। अगर तुम कहो मैं बन जाऊं सबसे, ओ सनम सनम, ओ मेरे सनम, बाय बाय निमाही मेरा मोड़। साउंड क्वालिटी लाउड है, ऊपर से डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलेगा। एक और चीज ना मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत दी कि ये जो वॉल्यूम और पावर बटन है ना, इनकी प्लेसमेंट बहुत क्लोज में है। तो कभी कभार वॉल्यूम कम करना चाहता हूँ तो पावर बटन दब जाता है। एक और चीज़ है, हैप्टिक्स इसके एवरेज मिलते हैं, मतलब इस रेंज में टक टक वाले मिलने चाहिए थे लेकिन वैसे बेटर क्वालिटी के नहीं मिलते। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इसकी पोजीशन हल्की सी नीचे है, थोड़ा ऊपर होता तो बेटर हैंड का जो थंब का पोजीशन रहता ना वो ज़्यादा सही रहता। लेकिन बात करें अनलॉक करता है, भाई साहब एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करी है कि 1-2 सेकंड ले लेता है ये अनलॉक कर। अब इसको मैंने Nord CE4 के साथ भी कंपेयर किया, उसमें देखिए भाई साहब कितनी जल्दी कर दिया है। इनफैक्ट जब हम लॉक भी करते हैं तो ये आधा 1 सेकंड ज़्यादा लेता है स्क्रीन को पूरा बंद करने। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करें डिस्प्ले आपको चकाचौंध मिल जाती है 1.5K रेजोल्यूशन वाली और पेंटोन वैलिडेटेड है, तो कलर प्रोडक्शन वगैरह तगड़ा मिलेगा। हमने नेटफ्लिक्स में कंटेंट देखा, अमेजोन में देखा, जियो सिनेमा, IPL बहुत दबा के देखा, तो सभी में बहुत अच्छे कलर देखने को मिल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं आई, कंटेंट देखने में बहुत मजा आएगा। इसमें इसको हम अव्वल अंक देते हैं।
लेकिन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन शायद बोली गई है इसमें, लेकिन उसके हिसाब से स्क्रैचेस यहाँ पर आने लगे। आप देख सकते हैं अच्छे खासे स्क्रैचेस दिख रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैंने जैसे बताई थी, एक टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर से लगवाना। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, और ऊपर से यूट्यूब में भी 4K HDR 60 FPS वीडियो अटक अटक के चलती है। और अपडेट तो आ नहीं रहे, तो चीजें फिक्स कहाँ से होंगी? कहाँ से होंगी भाई, कहाँ से? तुम बता दो कहाँ से होंगी? पूरे 2 महीने हो गए फोन रिलीज हुए, एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दिया है। अभी कुछ लोग को एक सिक्योरिटी पैच मिला है, तो उसमें सिक्योरिटी पैच ही दिया है, स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं इंक्लूड किया। इसके लिए अलग 2 महीने और वेट करना पड़ेगा क्या? मतलब यही चीज है ना जो मोटोरोला की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। एनीवे, इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बहुत ही स्मूथ फील होता है, एंड ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में इसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। टच भी काफी रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं आई। एंड यहाँ पर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो 60, 90 और 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच होता है, और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में भी विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इतने दिनों में डायरेक्टली धूप में भी यूज किया है, बाहर आउटडोर हर सिचुएशन में यूज किया है। एक चीज शायद मैं बताना भूल गया, अगर आपको थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड कलर देखने को मिल रहे हैं ना, तो सिंपली सेटिंग्स में जाके ना आपको विविड से चेंज करना है, नेचुरल में या रेडियंट में कर देना। तो डिस्प्ले में मुझे कोई इशू नहीं है, जस्ट स्क्रैचेस लग जाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और एक और चीज है, कर्व डिस्प्ले कभी कभार ना हाथ साइड में पड़ते हैं, तो उसकी वजह से टच वगैरह काम नहीं करता है। और कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो सारे 5G के बैंड मिल जाते हैं। मैंने इसमें एयरटेल और जियो दोनों टेस्ट किया है मेरे पास, क्योंकि यही 2 सिम है, तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें। कॉलिंग भी अच्छे से हो जाती है, नेटवर्क की स्पीड वगैरह भी तगड़ी आ जाती है। आप देख सकते हैं 5G की स्पीड डाउनलोड एंड अपलोड दोनों ही तगड़ी मिल रही थी। इसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.4 है, तो ब्लूटूथ की ईयरबड्स वगैरह भी कनेक्ट करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। वाईफाई 6 ही मिलता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। NFC मिलता है भाई साहब, NFC पेमेंट भी कर सकते हो। ऊपर से डुअल 5G को भी सपोर्ट करता है, एंड 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था, इनफैक्ट 5G++। तो कोई दिक्कत नहीं, स्टडी मटेरियल बिना बफरिंग। और जिन लोग के क्षेत्र में 5G नहीं है, उनको 4G+ का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और Vio 5G जो इसमें आता है ना, वो कॉल करते टाइम Vio LT हो जाता है, तो कॉलिंग के टाइम पे 5G की स्पीड नहीं मिलेगी आपको। इसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत एक जगह है, कॉल रिकॉर्डिंग जो करते हैं ना, यहाँ पर चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गूगल का डायलर मिलता है। अब आ जाता है मेन मुद्दा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो भाई साहब, देने के लिए कंपनी ने Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स दिया, और मोटोरोला के सॉफ्टवेयर बोला जाता है क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। तो एक ट्वीट भी मैंने किया था इसके रिगार्डिंग, क्लीन सॉफ्टवेयर डज नॉट मीन इट विल बी लैग फ्री। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आती है। देखो, शुरू में फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा था, एंड इसकी तारीफ भी करी थी मैंने, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे और ज़्यादा यूज़ करते हो तब और चीज़ें पता चलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर 2 महीने हो गए, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट आने वाला है, जिन लोग को मिल गया होगा तो सिक्योरिटी पैच वाला अपग्रेड हो गया होगा, अदरवाइज उसमें स्टेबिलिटी फिक्स नहीं करी है पूरे फ़ोन की। ऊपर से यहाँ पर नया कंट्रोल सेंटर तो इन्होंने दिया, लेकिन भाई साहब बहुत अनऑप्टिमाइज टाइप का। इसमें बहुत सारी दिक्कत आई, जैसे मैं कंट्रोल सेंटर में जाता हूँ तो वो एनिमेशन प्रॉपरली नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने इसे कंपेयर किया MIUI के साथ, वहाँ पर देख सकते हो वो स्मूथ फ्लूइडिटी मिलती है, यहाँ पर ऐसा लगता है ऊपर से नीचे पटक दो, तो वो एनिमेशन की कहीं ना कहीं कमी लगी। और कई कबार नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो नोटिफिकेशन सेंटर भी हैंग हो जाता है। यही सेम चीज़ एक मैंने रिकॉर्ड भी करी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैसेज टाइप करने वाला तो बैक ही नहीं जा रहा भाई साहब। इसके बाद फिर मुझे लॉक अनलॉक करना पड़ा, उसके बाद जाके चीज़ें ठीक हुई। उसके बाद एक और मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, आप एडिट टाइल करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो एनिमेशन नीचे हो जाता है ना, ये भी लैगी है। और UFS 2.2 ना अब अपने रंग यहाँ पर दिखा रहा है, ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ अभी, लेकिन वो परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऐप ड्रॉअर में ऐप ओपन करते हैं उसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पर आप एनिमेशन देख सकते हो भाई साहब, व्हाइट कलर का कुछ ऐसे दिखता है, तो यहाँ पर भी एनिमेशन प्रॉपर नहीं है। और कभी कभार ऐप को ओपन करता हूँ, वो मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब लैग हो के ओपन हो रहा है, वहाँ प्रॉपर स्मूथनेस नहीं देखने को मिलती है। सेम चीज़ मैंने Nord CE 4 से कर रहा हूँ, उसमें बहुत मक्खन जैसे हो जा रही है, इसमें लैग हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे UI से भाई साहब शिकायत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की फिलहाल ज़रूरत है। और मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो गया कि फ़ोन टोटली फ्रीज हो जाता है। ये देख सकते हो, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, वहाँ पर मेरे को कॉल करना था कैब वाले को, भाई साहब ये अलग नशे करके बैठा है। और ऊपर से क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, लेकिन बार बार एक विंडो आती है कि भाई साहब इन सभी ऐप को इंस्टॉल करो। तो देख सकते हैं अच्छी खासी लिस्ट है, इनको जबरदस्ती इंस्टॉल करवा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए फिर भी। ऑल्दो बाद में आप डिसेबल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं इनको, लेकिन क्यों ही करवाना फिर इंस्टॉल। एक टाइम पे आप बोलते हो हमारा क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, ऊपर ये सारी चीजें भी करते हो, तो डबल साइडेड गेम नहीं चलेगा। तो अगर आप लोग भी H50 Pro यूज कर रहे हैं, कंट्रोल सेंटर के बग मिल रहे हैं, तो एक चीज बोलूंगा, पुराने वाले स्टाइल में स्विच हो जाइए, वहाँ पर एटलीस्ट कंट्रोल सेंटर के लैग थोड़े कम हो जाएंगे आपके। इसके अलावा कुछ बेसिक फीचर्स मिसिंग है, जैसे ऐप लॉक नहीं कर सकते, डुअल ऐप नहीं मिलता है। इसको करने के लिए आप एक सिक्योर फोल्डर बना सकते हो, उसमें जो भी आप ऐप डालोगे वो अलग से स्पेस में क्रिएट हो जाएगा,
तो स्पेस में जाने के लिए आप पासवर्ड लगा सकते हो। तो काइंड ऑफ जुगाड़ से ऐप लॉक और डुअल ऐप बना सकते हो। बट मोटोरोला की ये वाले फीचर जैसे लाइट जल जाना, ये भाई साहब बहुत एडिक्टिव है। मतलब कोई दूसरा फोन भी होता है भाई साहब, मैं उसमें भी ऐसा कर रहा होता, लेकिन वहाँ चीजें नहीं होती। इसके अलावा कुछ पर्सनलाइजेशन भी मिल जाता है जो स्टॉक एंड्रॉइड में, जैसे थीम्ड आइकन वगैरह, ओवरऑल एक्सेंट कलर चेंज करना, आइकन का शेप चेंज करना, तो ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बट एक और चीज़ मिसिंग है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे तो है नहीं कि LCD डिस्प्ले, तो यहाँ पर वो ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग वो यूज़ करते हैं। और इन सभी के ऊपर आपको हार्डवेयर लेवल थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जो मेलवेयर अटैक से भी बचाएंगे। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें फिक्स होनी बाकी हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं और अपडेट नहीं आ रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर की जो बात करी, वहाँ पर एक और चीज़ रीज़न आ जाता है कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर तो मिलता है, उसके साथ LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। आप 2.2 को कितना भी पॉलिश कर लीजिए, कितना भी ऑप्टिमाइज कर लीजिए, भाई साहब वो UFS 3.1 तो बन नहीं जाएगा रातों रात, क्योंकि हार्डवेयर थोड़ी चेंज होगा आपका। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाल दी कि UFS 2.2 बेटर है 3.1 से, या ऑलमोस्ट सेम है दोनों। तो भाई साहब वो रॉन्ग नंबर है, समझ लीजिए आप, उनके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं। तो यहाँ पर Antutu स्कोर्स तो आपको तगड़े मिल जाते हैं 7.8 लाख के, रीड राइट के स्कोर भी अच्छे मिल जाते हैं, और CPU भी 71% तक थ्रॉटल करता है यहाँ पर। तो क्या ये मार्क्स ही सब कुछ है, ये जो रीड राइट स्पीड है यही सब कुछ है? जी नहीं भाई साहब। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, पहली बात जो लैग वगैरह हो रहे थे आप ओपन करते टाइम, मिनिमाइज करते टाइम, वो भी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने Nord CE 4 के साथ भी कंपेयर किया, तो Nord CE 4 ने ऐप को थोड़ा पहले खोला। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ऐसी है कि ऑलमोस्ट सेम टाइम या थोड़ा सा उसके पीछे रहता है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहता। बट यहाँ पर अगर हम बात करें डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, वो चीज़ें करवा देगा। लेकिन कई कबार ऐसा हुआ है ना कि आप 1-2 ऐप खोल दो, उसके बाद तीसरा ऐप खोलोगे तो बहुत ज़्यादा लैग होने लगता है, आपको वो एनिमेशन में लैग दिखने लग जाएगा। और कई कबार ऐसा भी होगा कि सिंगल एक ऐप 2 ऐप खोलने में भी यहाँ पर इसकी जान चली जाती है। तो प्रोसेसर सक्षम है, इतना पावरफुल है, स्टिल यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिक्कत दे रही है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज की दिक्कत आती है। और अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती, ये चीज़ें डेफिनेटली फिक्स होती हैं अपडेट के साथ, लेकिन मोटोरोला वाले अपडेट दे तभी तो फिक्स हो। बट एनीवे, इसके अलावा आपको BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम, HDR एक्सट्रीम, अल्ट्रा HD 40 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है। और जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस एक चीज़ बोलूँगा सुपर मिल जाती है। BGMI में अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, हमें 55 to 60 FPS के बीच में यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक दिक्कत थी मेरे को कि स्टार्टिंग में भाई गर्म होगा कि नहीं होगा, फ़ोन का टेम्परेचर यहाँ पर बैलेंस रहा। और इसकी एक इन डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, एक्सट्रीम गेमिंग हीटिंग टेस्ट वगैरह की। उस वीडियो को डेफिनेटली आप आई बटन जाके चेक कीजिए, आपको सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बट एक चीज़ बोलूँगा, BGMI में कैजुअल टाइप की गेमिंग हो जाएगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ़ोन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट नहीं हो रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोटोरोला का एक दिक्कत रही है हमेशा से कि हीट हो जाते हैं थोड़े। यहाँ पर थैंकफुली स्नैपड्रैगन या जिसकी भी वजह से, लेकिन हीटिंग कम हो। और हीटिंग होने का एक और कारण होता था कि फ़ोन इनके पतले होते थे, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती थी यहाँ पर हीट डिसिपेट होने के लिए। तो यहाँ पर भी ये फ़ोन पतले कैटेगरी में आता है। क्या पतला करने से यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी कम कर देना एक उचित उपाय है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, तो आज के एंड्रॉइड स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है। ब्रांड 5500 दे रहे हैं, जैसे Nord CE 4 हो गया, या 5000 दे रहे हैं। तो इसको जब हमने यूज़ किया, मुझे 5 से 7 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। एंड वहाँ पर भी तब जब मैं बहुत नॉर्मल यूसेज कर रहा था, जैसे इंस्टाग्राम रील वगैरह स्क्रॉल कर लिया, या वीडियो देख लिया, यूट्यूब देख लिया, या कोई मूवी देख ली। उस टाइम पे जब आप हैवी जाएंगे तो आप पकड़ के चलिए 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। तो बैटरी बैकअप में बोलूँगा यहाँ पर एवरेज बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। बट बैटरी के कुछ एक्स्ट्रा फीचर, जैसे 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और 68 वॉट की फास्ट चार्जर के साथ ये वाला वेरिएंट आता है। यहाँ पर 30 to 35 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। और आइडल ड्रेन का भी मेरे एरिया में कोई इशू नहीं आया। 5G में जस्ट यहाँ पर 3 से 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ था, जो बहुत नॉर्मल है। आपके एरिया में शायद ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर 5G का कवरेज अच्छा नहीं हो। और एक और चीज़, यहाँ पर USB 3.1 को ये सपोर्ट करता है, तो डायरेक्टली आप इसके C टाइप वाले पोर्ट से आउटपुट ले सकते हो अपने बड़े डिस्प्ले पे। जैसे आपने देखा होगा कि स्ट्रीमर्स लोग मोबाइल से डायरेक्टली स्ट्रीम करते हैं PC पे, तो यहाँ पर आप कैप्चर कार्ड लगा के वो चीज़ें कर सकते हैं। अब आ जाता है वो पार्ट जिसके लिए आप लोग रुके थे, इस फ़ोन की जान शान जो इसका कैमराज है। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। कैमरा सेंसर्स आपको तगड़े मिल जाते हैं, स्पेशली जो टेलीफोटो लेंस है। फ्रंट में भी आपको यहाँ पर बेटर मेगापिक्सल्स मिल जाते हैं। तो फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूँ तो काफ़ी नेचुरल फोटोज़ देखने को मिली, और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग भी आ जाती है, काफ़ी अच्छे से लाइट को भी बैलेंस कर लेता है। ओवरऑल फोटोज़ सही आई मुझे, फ्रंट में अच्छी फोटोज़ लगी। बैक कैमरा में भी यहाँ पर फोटोज़ अच्छी निकालता है, नो डाउट। डिटेलिंग अच्छी निकाल लेता है,
लाइट को अच्छे से बैलेंस कर लेता है, स्किन टोन को ये नेचुरल लगता है, किसी किसी सिनारियो में हल्का सा सैचुरेटेड कलर कर देता है, लेकिन दिखने में अच्छी लगती है। ऑन द गो सोशल मीडिया टाइप ऐसी फोटोज मिलती है। और पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन प्रॉपरली कर लेता है, वहां पर भी HDR को बैलेंस कर लेता है। और पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलते हैं, जैसे 24mm से 35mm से 50mm से और 85mm से आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जिसमें डिटेलिंग आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है। एंड आप देख सकते हैं ये सैंपल्स, यहाँ पर भी ये काफी क्लोज टू नेचुरल कलर टोन रखने की कोशिश करता है। ऑल थैंक्स टू पेंटोन के साथ जो इन लोगों ने वैलिडेशन की है, क्योंकि इससे पहले मोटोरोला का बहुत बुरा हाल था। अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं, ये फ़ोन डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। लेकिन डिसअपॉइंट कब करेगा भाई साहब? जब आप फोटो खींचोगे तभी, उसी समय उसी पल, क्योंकि जैसी फोटो खींचते हो उसके बाद आप फोटो को देखने जाओगे, भाई साहब प्रोसेसिंग अलग कर रहा है, और फोटो क्लिक करते टाइम फोन हैंग वाली सिचुएशन में आ जाता है। मतलब लगता है कि यहाँ पर पीछे इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग चल रही है कि ये फोन जवाब दे गया है। तो यार यहाँ पर एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, अगर आपने इतने तगड़े कैमरास दिए हैं, इतना तगड़ा प्रोसेसर भी दिया है, एक स्टोरेज बेटर दे देते, शायद ये सारी चीजें हैंडल अच्छे से हो जाती। तो आपने सारी चीजें बिल्कुल फरारी वाली दे दी, लेकिन वहां पर टायर आपने साइकिल के लगा दिया, तो कैसा लगेगा वो कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पर वैसी चीजें हो रही हैं। और इसका कैमरा ऐप का एक दिक्कत ये है ना, इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कैमरा अपडेट का अपडेट जो है वो गूगल प्ले स्टोर से होता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ रेटिंग भी 3 मिल रखी है इसे, तो आप समझ लीजिए किस हिसाब से काम चलता होगा। तो ये जो लैग वाला इशू है ना, फोटो क्लिक करते टाइम लैग हो रहा है, ऐसा नहीं है एक लेंस से, आप किसी भी लेंस से फोटो खींचिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग हो जाता है प्रोसेसिंग करने में, या उस टाइम पे आपको दूसरा कुछ काम करना है, भाई साहब जवाब दे जाएगा फ़ोन। ऐसा लगेगा भाई साहब आप 5-10 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर। और अल्ट्रा वाइड में भी यहाँ पर डिसेंट फोटोज आ जाती है, यहाँ पर भी ये लाइट को बैलेंस कर लेता है, डिटेलिंग भी ठीक ठाक मिल जाती है, एटलीस्ट बेटर देन 8 मेगापिक्सल। और ये जो लैग होता है ना, ऐसा लगा था मुझे बस क्लिक करने में होता है, नहीं यहीं पर सीमित नहीं। वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं, भाई साहब पूरी वीडियो लैग ही आ रही है। आप देख सकते हो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया 4K में और इतना लैग हो रहा है। ये चीज़ पता है कब होती है? जब आप 4K रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि 4K के लिए बेटर रीड राइट स्पीड चाहिए। यहाँ पर वो रीड राइट स्पीड नहीं मिलेगी, तो थोड़ा लैग वाला फील आएगा। तो क्या फ़ायदा 4K रिकॉर्डिंग का अल्ट्रा वाइड में भी या मेन कैमरा में, जब यहाँ पर लैग होकर ही रिकॉर्ड होना है। इसके अलावा नाइट मोड में ये ठीक ठाक काम करता है, लाइट को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा लो लाइट में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, भाई साहब वहाँ पर फोकसिंग का इशू है, फोकस अच्छे से नहीं करता है, लैग वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कर रहा है। तो जो कैमरा वाला पॉइंट है ना, जो इसका फाउंडेशन होना चाहिए था इसे बेस्ट फोन बनाने के लिए, लेकिन वही पॉइंट इसको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बना देता है। अगर आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं मोटोरोला एज 50 प्रो को, आप लोगों ने इसके अलावा भी कुछ फेस किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आई नो मे बी जो मैंने फेस किया हो शायद उससे और ज़्यादा कुछ चीज़ें आपने फेस की हो। कितने लोग सहमत हैं हमारे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई ना, बिल्कुल लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई साहब आप गलत फ़ोन लें, क्योंकि गलती से आपने अगर गलत फ़ोन ले लिया तो ये हमारा फेलियर रहेगा कि हम अच्छे से नहीं बता पाए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं भाई साहब आप सब नेगेटिव ही बताते हो, अच्छा बताते नहीं हो। भाई जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी बताते हैं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बताते हैं, हमारा काम ही वो है। अगर हमने नेगेटिव चीज़ को ही छुपा दिया तो आप लोग हमें क्यों देखेंगे? सो गाइस ये थी सारी बातें मोटोरोला एज 50 प्रो के बारे में। तो अब आ जाता है सवाल, क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो इस टाइम पे तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल ये एकदम से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बग्स हैं। जब तक ये बग्स फिक्स नहीं हो जाते हैं या कुछ अपडेट आके चीज़ें कम नहीं हो जाती है, तब तक मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये फ़ोन बेस्ट होते हुए भी अभी बेस्ट नहीं है फिलहाल। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फिलहाल हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। इसी रेंज में, इससे कम रेंज में अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो उस नॉट CE4 की तरफ आप देख सकते हैं। इसका भी एक लॉन्ग टर्म वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।